अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज आपका चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4 है एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर पे। इससे पहले आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद आपने उसकी मेजर टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके बाद आ जाता है आपके पास एवेपोरेशन। अब हम पढ़ें लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इवेपोरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगी इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इवेपोरेशन, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में चले जाना, इसे हम इवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर हम ये कहें कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो ये वेपर्स में चले गए तो इवेपोरेशन होगी है, तो ऐसे इसको डिफ़ाइन करना दुरुस्त नहीं होगा। हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल चेंज इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर या स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, स्पॉन्टेनियस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर इज नोन एज एवेपोरेशन। ठीक है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब जब वो मूव करते हैं ऑल टाइम वो मोशन में रहते हैं। अब एवेपोरेशन के लिए लाजमी नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो तो उस पे जाके वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो ये वेपर्स में जाएंगे। ये ऑल टेम्परेचर पे होता है प्रोसेस। ठीक है, आप देखें कि आपके पास ये एक कंटेनर था। ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे। वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको जब हम टेम्परेचर देंगे तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब ये मूव करना शुरू करेंगे, अब ये ऊपर भी जाएंगे। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आ गया है आपके पास आगे कंटेनर पे सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, मॉलिक्यूल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच गए सरफेस एरिया पे। ठीक है, अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में टकराएंगे, वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। अब जब ये टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनको और मिलेगी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो यहाँ से जा रहा है वो पीछे क्या करेगा, होल क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, अब इस होल को कंप्लीट करने के लिए नीचे से और लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करते जाएंगे और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी वो एस्केप करते जाएंगे। ठीक है, ये थी आपके पास एवेपोरेशन। अब आपके पेपर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग व्हाई। ठीक है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग व्हाई। तो इसका आंसर आप कुछ यूँ देंगे
ये आपके पास एक कंटेनर था, इसमें आपके पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब जब इनको हमने टेम्परेचर दिया, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, ये यहाँ सरफेस पे चले गए। जब हमने टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, तो ये सरफेस पे चले गए। अब ये क्या करेंगे कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से जब एस्केप कर गए हैं एटमॉस्फेयर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो सराउंडिंग है वहाँ से जो हीट है वो मूव करेगी इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। जब ये इनसाइड मूव करना शुरू होगी तो आपका जो सराउंडिंग एरिया होगा वहाँ टेम्परेचर लेस होगा, वहाँ टेम्परेचर लेस होगा और वो काज करेगा कूलिंग, ठीक है। ये था आपका इवेपोरेशन के इवेपोरेशन क्या होती है। इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा कि इवेपोरेशन हुई, हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँचे, ये बाहर चले गए। फिर हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि इवेपोरेशन कूलिंग काज कैसे करती है। तो हम कहते हैं कि जब इवेपोरेशन होती है, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो एस्केप कर जाते हैं, ये होल इधर रह जाता है। फिर क्या होता है कि सराउंडिंग से जो हीट होती है वो मूव करती है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से हीट मूव करती है इनसाइड, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ पे टेम्परेचर कम है और इवेपोरेशन ने काज कर दी है कूलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इवेपोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए। इवेपोरेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है आपके पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का और इवेपोरेशन का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस एरिया का और इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अब आप देखें कि आपके पास दो कंटेनर हैं, एक आपके पास ये कंटेनर है और एक आपके पास ये कंटेनर है। यहाँ पर भी आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखें इसका सरफेस एरिया एज़ कंपेयर टू दिस वन क्या है? कम है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे कि मोर एवेपोरेशन हो रही है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ कि इवेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपके पास टेम्परेचर। फर्स्ट ये था, सेकंड आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से ज़्यादा वेपर्स हैं जो वो निकलेंगे। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन के। मोर टेम्परेचर मोर इवेपोरेशन। थर्ड वन आ जाता है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का और एवेपोरेशन का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी
तो आपके पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो आपके पास इवेपोरेशन लेस होगी। तो इनका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। किसके साथ, इवेपोरेशन के साथ। इनका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है इवेपोरेशन के साथ, ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास है गैसोलीन, और गैसोलीन को आप कंपेयर करें वाटर के साथ। अब गैसोलीन और वाटर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो गैसोलीन में कम होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से मुराद ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, इसलिए गैसोलीन के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एवेपोरेशन है जो ये हमारे पास क्या होगी, लेस होगी। जबकि गैसोलीन है जो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी क्या कर जाएगा, एवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास एवेपोरेशन। इसके बाद आ जाता है आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होते हुए प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसे हम नाम देंगे कि ये क्या था, वेपर प्रेशर था। वेपर प्रेशर, ठीक है। हमने एवेपोरेशन की डेफिनेशन की कि लिक्विड मॉलिक्यूल चेंज हों वेपर्स में एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, एवेपोरेशन। लेकिन अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं वेपर पर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मीन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन इट विल बी वेपर प्रेशर, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा कि आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो ये मोशन, हर टाइम मोशन में रहते हैं। जब ये मूव करेंगे तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे, जो आपका कंटेनर है उसकी वॉल के साथ भी टकराएंगे, सरफेस एरिया पे भी जाके टकराएंगे। जब वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस एरिया पे पहुंच जाएगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो उससे नीचे रहेगा। अब आप देखें कि आपके पास एक ये कंटेनर था, इसमें आपके पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे। अब इसको टेम्परेचर मिला, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ये यहाँ सरफेस पे इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है। फर्स्ट ये थी आपके पास। सेकंड, अब क्या हुआ कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो एस्केप कर गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो कंटेनर में ही रह गए। अब ये जो अंदर रह गए ये क्या हैं, ये आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, ये सरफेस के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। अगर तो ये हमारी सरफेस कवर है, क्लोज्ड है, तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ टकराएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये हमारी कवर नहीं है तो ये इसके साथ टकराएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएंगे। उसे हम नाम दे देंगे कि क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ है
कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो बाहर निकल गए। इस डायग्राम को हम नाम दे देंगे कि ये क्या हुई है, एवेपोरेशन हुई है। यहाँ पे हमारी सरफेस कवर नहीं थी। इस कंटेनर में देखें, ये आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये सरफेस आपकी कवर है। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो इस सरफेस के पास पहुंच गए। जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर देते गए, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होता गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती गई, ये सरफेस के पास पहुंच गए। अब सरफेस कवर है, ये बाहर एयर के साथ मिक्स नहीं होंगे। अब क्या होगा कि ये टकरा के दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे। जब ये सरफेस के साथ कोलाइड करने के बाद दोबारा कंटेनर में आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। वो स्टेट या वो कंडीशन जब रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो हम उसे कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है इसकी, ठीक है। अब आपके पास वेपर प्रेशर का आ जाता है कि वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया आपके पास जितना मर्जी हो तो वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? वेपर प्रेशर है जो ये डिपेंड करता है आपके पास उसके साइज़ पे, उसकी फोर्सेस पे, कि उसमें फोर्सेस कौन सी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, और टेम्परेचर पे, ठीक है। फैक्टर्स अपॉन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। फर्स्ट आ गया आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। दूसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा आ जाएगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये था आपके पास वेपर प्रेशर के फैक्टर्स थे। इसके बाद आप देखें कि वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसका वेपर प्रेशर इतना है। तो इसको मेजर करने के लिए मोनोमीटर यूज्ड होता है, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास ये एक थर्मोस्टेट था, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। इसमें आपने राउंड बॉटम फ्लास्क रखी हुई है, ये उसके ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है इसको क्लोज करने के लिए। ये आपके पास क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपने वो लिक्विड रखा हुआ है जिसका आप प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिक्विड होज प्रेशर मेजर। ठीक हो गया। अब इस ट्यूब में से एक एंड है जो इस ट्यूब के एक एंड को हमने जॉइन कर दिया है किसके साथ, वैक्यूम पंप के लिए,
वैक्यूम पंप के साथ ज्वाइन कर दिया कि हम इसमें से एयर को रिमूव कर सकें। ठीक है, अब इसका सेकंड एंड है जो उसके साथ हमने अटैच कर दिया है इसके साथ हमने अटैच कर दिया है बैरोमीटर को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि हमें इसके कॉलम का अंदाज़ा हो सके। ये है, ठीक है, ये आपके पास है बैरोमीटर। यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे है मरकरी Hg। ठीक है, अब जिस लिक्विड का आप चाह रहे हैं कि आप इसका प्रेशर मेजर करें, आपने इसको इस फ्लास्क में रखा। इस फ्लास्क में रखने के बाद आपने इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर डाला। जब आपने फ्रीजिंग मिक्सचर डाला तो वो लिक्विड है जो ये फ्रीज़ हो जाएगा। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये जो इसकी सरफेस होगी ये इवैक्यूएटेड हो जाएगी। अब इसका फंक्शन क्या है कि हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इसमें से एयर रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा ये मिक्सचर है जो ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाए और इसमें से एयर रिमूव हो जाए। अब हमने इसको 3 से 4 दफ़ा किया तो इस सॉल्यूशन में से ये जो हमने रखा हुआ था इस फ्लास्क के अंदर, इसमें से एयर निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस थर्मोस्टेट को टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये जो हमारा मिक्सचर था जिसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करना था ये मेल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये मेल्ट हुआ और इसने मूव किया और अब हमारे पास आ गए हैं कर्व आ गई। अब हमने अपना ये मोनोमीटर देखा तो यहाँ देखा कि हमारे पास इसकी कर्व यहाँ से यहाँ है और ये है। अब यहाँ तक का जो एरिया है इसके दरमियान का जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्लास्क में इधर पड़ा हुआ था इसका हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो प्रेशर है ये इक्वल था प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब आपने इस डिस्टेंस को कॉलम में और इस कॉलम में और इस कॉलम में जो डिफरेंस आ रहा है इसको मेजर किया और इसको मेजर करने के बाद बताया आपने कि आपके पास प्रेशर ये है। आप इसको देखें, P इज इक्वल टू होल प्रेशर यानी कि जो आपका इस फ्लास्क में है प्रेशर इन द फ्लास्क और PA आपके पास आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टार होता है। ठीक है, और डेल एच आपके पास आ जाएगा हाइट में डिफरेंस जो इस कॉलम में और इस कॉलम में डिफरेंस आ रहा है ये आपके पास आ जाएगा हाइट में कॉलम डिफरेंस। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप इसका प्रेशर फाइंड कर लेंगे। P इज इक्वल टू PA प्लस डेल एच। ठीक है,
आज का जो आपका लेक्चर था वो एवेपोरेशन पे था और वेपर प्रेशर पे था। एवेपोरेशन के बारे में आपने पढ़ा कि एवेपोरेशन है जो ये ऑल टेम्परेचर पर होती है और एवेपोरेशन कूलिंग काज करती है। एवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो आपने देखे कि एवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। लेकिन थर्ड फैक्टर जो आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट देखा वेपर प्रेशर पे। ठीक है, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसको हम वेपर प्रेशर का नाम दे रहे हैं। इसमें आपने देखा कि एवेपोरेशन के बाद सेकंड इसका जो अपोजिट प्रोसेस है वो कंडेंसेशन का है। जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाती हैं, उस स्टेट को हम डायनेमिक स्टेट का नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फिर हमने बताया कि जो वेपर प्रेशर है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे करता है कि आपके मॉलिक्यूल का साइज़ कितना था, आपका मॉलिक्यूल साइज़ कौन सा था, आपका मॉलिक्यूल किस टाइप का था, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी थी। इसके बाद आ जाता है आपके पास के टेम्परेचर के, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसके ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। फिर आपने देखा कि इसको मेजर करने के लिए आपके पास ये एक था कि आपने थर्मोस्टेट लिया, थर्मोस्टेट में आपने राउंड बॉटम फ्लास्क रखी, इस फ्लास्क में आपने वो लिक्विड रखा जिसका आप प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फ्रीजिंग मिक्सचर रखा जिसमें आपने इसको फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने का मकसद ये था कि हम इसमें से एयर है जो वो निकाल सकें। हमने तब तक इसको फ्रीज़ करते रहना है जब तक इसमें से कम्प्लीटली एयर रिमूव ना हो जाए। ठीक है, अब एयर रिमूव करने के लिए हमने यहाँ साइड पे वैक्यूम पंप रखा हुआ है। अब एयर रिमूव हो गई है, अब हमने क्या करना है, इस टेम्परेचर को हीट करना है और उस टेम्परेचर पर करना है जिस पे ये बॉयल होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसको हमने हीट किया और देखा, यहाँ हमने साथ में मोनोमीटर रखा हुआ था और ये हमने देखा कि हमारे पास ये जो कॉलम में डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास एक कर्व यहाँ बिल्कुल नीचे है और एक ऊपर है। इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को हमने नाम दिया डेल एच का। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेल एच, इन दोनों के सम को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा कि जब ये लिक्विड वेपर में जाएगा तो हमें कि इतना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आज का लेक्चर आपका इतना था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉइलिंग पॉइंट है जो वो देखेंगे कि वो क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज़।